नमस्ते। सोचिए, अगर चुनाव जीतना सिर्फ एक राजनीतिक जीत न हो बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने का एक सटीक, एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट हो तो? आज हम केवल पायापुर के चुनावी नतीजों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी डेटा और लोगों की सच्ची जरूरतों को आधार बनाकर शासन का एक मजबूत ढांचा आखिर खड़ा कैसे किया जा सकता है। ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये डेटा इंजीनियरिंग से गवर्नेंस तक के सफर की एक गहरी पड़ताल है। तो चलिए, हमारा ये सफर शुरू होता है उत्तर प्रदेश के दिल से, पायापुर विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, नक्शे पर तो ये सिर्फ एक लकीर है, एक प्रशासनिक सीमा, लेकिन जमीन पर ये कहानियों, उम्मीदों और चुनौतियों का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। आप लोगों से बात करेंगे तो गन्ने की फसल, मानसून का इंतजार और मंडी के भाव, ये बातें बार बार लौट कर आती हैं। इस जमीन की नब्ज को समझे बिना, यहाँ की आर्थिक और सामाजिक सच्चाइयों को जाने बिना, हम यहाँ के लोगों की असली आवाज को कभी नहीं सुन सकते। तो चलिए, अब इस नक्शे से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और झांकते हैं यहाँ के लोगों की दुनिया में, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली बुनियाद तो उसके नागरिक ही होते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदें। एक सच्चा जनादेश वो हमेशा जमीनी हकीकत की कोख से ही जन्म लेता है। पायापुर का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी दिलचस्प है। कई परतें हैं उसमें। मोटे तौर पर यहाँ लगभग 66% हिंदू और 34% मुस्लिम आबादी है। लेकिन देखिए, ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। इन समुदायों के भीतर भी कई परतें हैं। दलितों की एक बड़ी और बहुत ही निर्णायक संख्या है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसमें यादव और कुर्मी जैसी जातियां शामिल हैं, वो तो यहाँ की राजनीति की धुरी हैं। यह विविधता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक राजनीतिक शतरंज की बिसात है जिस पर पायापुर का भविष्य तय होता है। हर समूह की अपनी चिंताएं हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और यहाँ जीतने का मतलब है इन अलग अलग समूहों के बीच विश्वास का एक पुल बनाना। और जब हम लोगों की सुनते हैं तो ऐसी ही आवाजें उभर कर सामने आती हैं। सड़क सालों से टूटी है, पानी कभी कभी ही आता है, वादा कब पूरा होगा? ये किसी एक इंसान की शिकायत नहीं है, ये यहाँ की आम भावना है। ये उन वादों और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई को दिखाती है, जिसे पाटने का इंतजार हर कोई कर रहा है। ये आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि शासन का असली मतलब बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देना है। और ये भावनाएं सिर्फ हवा-हवाई नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। आप देखिए, इस हीट मैप पर सबसे ज्यादा लाल रंग कहाँ है? सबसे ज्यादा तीव्रता वाले मुद्दे कौन से हैं? सड़कें और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार। ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जिनके बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये किसी एक दो इंसान की नहीं, बल्कि एक व्यापक व्यवस्था की समस्या का साफ संकेत है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि शासन की प्राथमिकताएं कहाँ होनी चाहिए थी और असल में वो कहाँ हैं। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। एक सवाल जो सिर्फ एक नंबर में सिमटा हुआ है, लेकिन जिसके पीछे हजारों उम्मीदें और नतीजे छिपे हैं। ये सवाल है 5.2% का। चलिए, 2022 के जनादेश की इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये छोटा सा आंकड़ा अपने अंदर कितनी बड़ी कहानी छिपाए हुए है। सवाल बहुत सीधा है। लगभग 12,000 वोटों का ये फासला, इसे कैसे भरा जा सकता है? ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति का सवाल नहीं है, ये लोगों के विश्वास को दोबारा जीतने का सवाल है। और इसका जवाब भी आंकड़ों और जमीनी हकीकत की गहरी समझ में ही छिपा है। ये फासला पार करना एक गणितीय चुनौती तो है ही, साथ में एक भावनात्मक चुनौती भी है। ये है वो संख्या 12,056। 2022 में जीत और हार के बीच बस इतना ही फासला था। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा ना लगे, लेकिन जरा सोचिए, ये पायापुर के लगभग 20 से 25 गांवों की कुल वोटिंग आबादी के बराबर हो सकता है। ये संख्या हमें दो बातें बताती है। पहली, मुकाबला कितना करीबी था, और दूसरी कि ये चुनौती बड़ी तो है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ हर एक वोट की कीमत साफ दिखाई देती है। 2022 के नतीजों की तस्वीर कुछ ऐसी थी। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 47.8% वोट मिले और समाजवादी पार्टी 42.5% पर बहुत ही नजदीक रही। ये आंकड़े सिर्फ नतीजा नहीं बताते, ये एक कहानी कहते हैं। ये एक ऐसे कड़े मुकाबले की कहानी है जहां जीत का अंतर बहुत मामूली था। ये लगभग बराबर का बंटवारा ही 2027 की रणनीति के लिए हमारा शुरुआती बिंदु है। यहीं से हमें पता चलता है कि आगे का रास्ता कहां से निकलेगा। लेकिन कहानी में एक और बड़ा पेंच है, और वो है वोटर टर्नआउट। कुल मतदान सिर्फ 59.1% हुआ था। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि 40% से ज्यादा योग्य मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। ये जो 5.2% का अंतर है, ये उन लोगों के बीच तय हुआ जिन्होंने वोट दिया। वो 40% लोग जो घर पर रह गए, वो एक साइलेंट या खामोश तबका है, और शायद जीत की चाबी उन्हीं के पास है। उन्हें समझने और उन्हें प्रेरित करने में ही भविष्य की राजनीति का रहस्य छिपा है। और जब हम इन आंकड़ों में इतनी गहराई तक जाते हैं तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे संवैधानिक मूल्य इस बात की मांग करते हैं कि सार्वजनिक संवाद हमेशा सूचित और जिम्मेदार हो। रणनीति का मतलब कभी भी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं हो सकता। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान हो, यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम 2022 के नतीजों की और गहराई में उतरते हैं। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ। हर चुनावी नतीजे के पीछे कुछ छिपी हुई धाराएं होती हैं जो सतह पर आसानी से दिखाई नहीं देती। चलिए 2022 के जनादेश के पीछे की उन गहराइयों में उतरते हैं और उन कारकों को समझते हैं जिन्होंने उस करीबी मुकाबले को जन्म दिया। ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, इन पर गौर कीजिए। 2017 से 2022 के बीच समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में 12.6% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2.5% गिरा। इसका सीधा मतलब है कि हार के बावजूद एक मजबूत वापसी की नींव रखी जा चुकी थी। हवा का रुख बदल रहा था और जमीन पर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आकार ले रहा था। ये गति, ये मोमेंटम भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। तो फिर कमी कहाँ रह गई? एक बड़ा कारण था वोटों का बंटवारा। AMIM और BSP जैसी पार्टियों की मौजूदगी ने सत्ता विरोधी वोटों को बांट दिया। मुस्लिम और दलित वोटों का जो एकीकरण होना चाहिए था, वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। ये किसी एक पार्टी की गलती नहीं, बल्कि विपक्ष की बिखरी हुई ताकत की एक प्रणालीगत कमजोरी थी। और यह भविष्य के गठबंधन बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है कि एकता के बिना अंकगणित हमेशा आपके खिलाफ काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा विधायक की अपनी कुछ कमजोरियां थीं। उनके परिवार से जुड़ा एक आपराधिक मामला सामने आया, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर उनके दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, ये शासन और जनता के विश्वास के बीच आई एक प्रणालीगत दरार का संकेत था। जब जनता का भरोसा टूटता है तो एक राजनीतिक खालीपन पैदा होता है, जिसे भरने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है। पायाकपुर के राजनीतिक सफर को अगर आप देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 2012 में जब मुकाबला त्रिकोणीय था तो कांग्रेस को जीत मिली। 2017 में बीजेपी ने वोटों को अपने पक्ष में मजबूती से एकजुट किया और एक बड़ी जीत हासिल की। और 2022 में समाजवादी पार्टी ने एक शानदार वापसी करते हुए अंतर को बहुत कम कर दिया। इसका निचोड़ क्या है? पायाकपुर अब एक बिखरा हुआ मैदान नहीं रहा, ये एक सीधी दो ध्रुवीय लड़ाई का क्षेत्र बन चुका है। तो इन सभी विश्लेषणों के आधार पर 2027 के लिए रास्ता क्या है? इसका जवाब एक व्यापक और संरचित योजना में है। एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हैं, 4 स्तंभ हैं, जो मिलकर जीत का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि चुनाव जीतने और फिर शासन करने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला, चुनावी चेहरा, जो एक विजयी गठबंधन बनाने पर केंद्रित है। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, जो जमीनी ताकत पर ध्यान देता है। तीसरा, कथात्मक चेहरा, यानी चुनाव की कहानी को नियंत्रित करना। और चौथा, संसाधन चेहरा, जो अभियान को सफल होने के लिए जरूरी साधन मुहैया कराता है। ये चारों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला स्तंभ है चुनावी चेहरा। इसका लक्ष्य है यादव, दलित और मुस्लिम वोटों के मुख्य आधार को एकजुट करना। लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं होगा। इसके लिए ठोस वादे करने होंगे जो उनकी विशिष्ट चिंताओं जैसे सुरक्षा, अवसर और सामाजिक न्याय को सीधे संबोधित करते हों। इसका मकसद एक ऐसा सामाजिक गठबंधन बनाना है जो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि एक साझा भविष्य के विश्वास पर आधारित हो। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है संगठनात्मक चेहरा। चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं जीते जाते। असली लड़ाई बूथ पर होती है। जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना होगा। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना होगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वे अभियान की आंख, कान और आवाज बन सकें। संगठन ही वो मशीन है जो रणनीति को हकीकत में बदलती है। तीसरा स्तंभ है कथात्मक चेहरा,
यानी नैरेटिव। ये इस बारे में है कि चुनाव की कहानी क्या होगी, लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे। इसका मूल मंत्र है बातचीत का रुख राष्ट्रीय मुद्दों से हटाकर स्थानीय असफलताओं पर लाना। टूटी हुई सड़कें, नौजवानों के लिए गायब रोजगार और अधूरे वादे, ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं। नैरेटिव वो होना चाहिए जो पायापुर की जमीन से उपजे और लोगों के दिलों तक पहुंचे। और चौथा स्तंभ है संसाधन। आज के दौर में सही उपकरणों के बिना काम नहीं चलता। इसका मतलब है माइक्रो टारगेटिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का सही इस्तेमाल करना, यानी सही मतदाता तक सही समय पर सही संदेश पहुंचाना। साथ ही घर घर तक पहुंचने वाले एक प्रभावी अभियान के लिए वित्तीय संसाधनों को सही जगह लगाना। इसका मकसद है हर संसाधन का अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करना। लेकिन ये चतुर्मुख रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। असली लक्ष्य वोटों को प्रभावी शासन में बदलना है। अभियान के वादों और सरकार के काम के बीच एक मजबूत पुल बनाना। क्योंकि जीत अपने आप में मंजिल नहीं है, ये लोगों की सेवा करने का एक अवसर है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो पायापुर का वादा क्या होना चाहिए? कोई लंबा चौड़ा दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जन घोषणा पत्र जिसमें सड़क निर्माण के लिए स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा हो। एक क्रियाशील स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र का वादा हो जहां डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध हों। स्थानीय रोजगार पैदा करने की एक ठोस योजना हो। भरोसेमंद बिजली और साफ पानी की गारंटी हो। और सबसे जरूरी, शिकायतों के समाधान के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था हो। ये सिर्फ वादे नहीं, ये जनता के साथ एक सामाजिक अनुबंध है। और जब हम लोगों तक पहुंचने के लिए इन नए नए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक और सिद्धांत है जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। हर व्यक्ति की निजता सर्वोपरि है। हमारा हर संवाद, हर कम्युनिकेशन हमेशा उनकी सहमति पर आधारित होना चाहिए और हमें अपने देश के डेटा सुरक्षा कानूनों द्वारा निर्धारित सीमाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। ये नैतिक और आधुनिक राजनीति का एक अटूट सिद्धांत है। रणनीति बन गई, वादे तय हो गए, अब बात आती है इसे अमल में लाने की। अभियान के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण की, अंतिम 90 दिनों का काउंटडाउन जो जनादेश की दिशा तय करेगा। ये वो समय है जब सालों की मेहनत का फल मिलता है। ये है 90 दिवसीय युद्ध योजना। पहले महीने में उम्मीदवार तय करना और माइक्रो टारगेटिंग शुरू करना। अगले 30 दिनों में बड़ी जनसभाओं और सघन जनसंपर्क से माहौल बनाना। D29 से D10 तक मतदाताओं को लामबंद करने पर पूरा जोर देना और नैरेटिव पर पूरी तरह हावी होना। और आखिरी 9 दिनों में सिर्फ एक लक्ष्य, हर समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक अनुशासित और पूरी तरह से सोचा समझा मार्च है। अंत में लोगों के लिए संदेश क्या है? यही, वोट ऐसे दें जैसे आपकी रोजी रोटी इस पर निर्भर करती है, क्योंकि सच यही है। एक वोट एक सड़क बना सकता है, एक बच्चे को नौकरी दिला सकता है, एक परिवार को बेहतर स्वास्थ्य दे सकता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक अधिकार नहीं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली औजार है। रास्ता साफ है, आंकड़ों ने हमें नक्शा दे दिया है, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ जन केंद्रित नेतृत्व ही चल सकता है। एक ऐसा नेतृत्व जो इन रणनीतियों को एक सच्चे जनादेश में बदलने की नीयत और क्षमता दोनों रखता हो। पायापुर की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि शासन का भविष्य सिर्फ वादों में नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए एक सटीक, डेटा संचालित योजना में निहित है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।